नमस्कार, मैं राजन राई, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके हिंदी समाचार पत्र न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, आज के जो खास मेहमान हैं कि उनसे मैं पहले बता दूं, मैं उनको मैं कार्यालय में गया, उनका मुझे दूरभाष नंबर मिला, मैंने उनको फ़ोन किया, मैं उनके घर गया, उनकी धर्मपत्नी ने बड़ी मानवता दिखाई, कह रहे बैठिए, पानी पिए, चाय पीजिए। तो मैंने कहा मुझे राजकुमार जी से मिलना है। उन्होंने स्पेशल अपनी गाड़ी निकाली, उन्होंने कहा जाइए मिलिए। ऐसा अक्सर बहुत कम हो पाता है क्योंकि जब प्रतिनिधि होते हैं तो थोड़ा सा और जो कार्यकाल था ऑफिस का वो भी समाप्त हो चुका था। फिर भी उन्होंने कहा आइए बैठिए, बात करते हैं। और उस वक्त मैं उनके ऑफिस में हूँ, उन्होंने कहा आओ बात करते हैं। चलिए, आज के खास मेहमान श्री राजकुमार आनंद जी, पटेल नगर विधानसभा और आम आदमी पार्टी के सिपाही है, योद्धा। आइए उस योद्धा से। तो हमारे नाना जी ने कुछ लड्डू वड्डू बांटे। तो एक दिन पहले जो लोगों के मुझे देखने का अंदाज था, उसके अगले दिन जो देखने का अंदाज था वो एकदम चेंज हो गया, नज़रिया चेंज हो गया। हालांकि उनसे हमें कुछ मिलना नहीं है, वो बने एमपी, वो हमसे बात भी नहीं करते थे, कौन गरीबों से बात करता था। लेकिन लोगों का अंदाज बदल गया। अहंकार नहीं, अहंकार नहीं, हमारे प्रति जो एटीट्यूड था लोगों का वो बदल गया। अच्छा। यार ही समथिंग नाउ। हम वही ताला और सब ट्यूशन वो सब कर रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अंदाज बदल गया उनका। यार ये एमपी का वकील है, तो परिवर्तन शायद। तो हमें ये समझ में आया कि ज़िंदगी में तरक्की करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हमारे जो ताऊ जी हैं, बड़े पापा हम बोलते हैं, अगर वो नहीं बनते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो शायद कहीं ना कहीं आप उनसे प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा। वो आपने दिमाग में बिठा लिया। वो हमारे दिमाग में बैठ गई कि ज़िंदगी में कुछ करना है, अगर कुछ नहीं करोगे तो आप नहीं करना। राजनीति में था या किसी और? राजनीति से हमें समझ में आया कि उन्होंने कुछ किया। अच्छा। तो राजनीति करेंगे, अच्छा। कुछ और करेंगे, नाम पैदा करेंगे, नाम करेंगे। ठीक है ना। मैं एक बात बता रहा हूँ कि कैसे लोगों का चेंज होता है और कैसे कोई चीज दिमाग लेती है। आप ग्राउंड जीरो पे थे, हम जीरो पे थे। तो कैसे धीरे धीरे फिर हुआ। राजनीति हमें बड़ी गंदी चीज लगा करती थी, फिर हम बिजनेस करते रहे, अपना बिजनेस में हमने बहुत ग्रो किया। तो आपके परिवार ने सपोर्ट किया कि राजनीति में जाओ या कारोबार में जाओ? नहीं, हमें ये हमारा सब इंडिविजुअल मामला था। उसके बाद फिर जब अन्ना आंदोलन हुआ तो जब मतलब हमारी पत्नी वहाँ जाती है। अच्छा, शुरुआत आम आदमी पार्टी से हुई थी या किसी और पार्टी में हुई? आम आदमी पार्टी। अन्ना आंदोलन के टाइम में हम लोग जुड़े। तो वहाँ भी आप ऐसे गए थे सिर्फ सम्मिलित होना, कोई उद्देश्य नहीं था? कोई उद्देश्य नहीं था। अच्छा। लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, और एक डायलॉग बोला उसने कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। खैर मैं चली, इसमें एक नई चीज थी, क्योंकि हम भी ये सोचते थे कि राजनीति बदलेगी, राजनीति से ही देश खराब हो रहा है। आप देखिए आपकी लाइफ की, मेरी नहीं, आपकी लाइफ की हर चीज राजनीति से जुड़ी हुई है जी। आज कोई पॉलिसी है, नियम है जिसके तहत आप घूम रहे हैं, फिर फ्रीडम है, एक संविधान है। अगर उन चीज़ों को छेड़ दिया जाए, संविधान को छेड़ दिया जाए, कानूनों को छेड़ दिया जाए, ये राजनीति है ना। संविधान कौन छेड़ सकता है? जिसके पास पार्लियामेंट में बहुमत है, जिसके पास राज्यसभा में बहुमत है, जिसका राष्ट्रपति डमी बैठा हुआ है। मैं आपका सारा समझ रहा हूँ, ठीक है। तो राजनीति हमारी हर चीज को प्रभावित करती है जी। और चाहे हमारी पार्टी छोटी है, लेकिन राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो आपने फिलोसफी बना ली कि राजनीति बदलेगी तो देश इससे मैं इतना प्रभावित हुआ, मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन से हम साथ हो गए, और जब भी मौका मिला, नहीं मिलता उन्होंने कहा यार इस बार। लेकिन आपके सामने एक दौर ऐसा भी है जब आप कंपेनिंग कर रहे थे अपनी धर्मपत्नी के लिए, तो लोग देखकर आपको दरवाजा भी बंद कर लेते थे, जाइए जाइए। हाँ, से टोपी लगा के पहला जब इलेक्शन में लड़ा तो लोग हंसते थे, ये टोपी पहन के क्या है ये, लेकिन हमें पता था। तो कहीं आप टूटे, हताश हुए, निराश? बिल्कुल नहीं टूटे, हमने शर्त लगाई थी। तो मनोबल मजबूत था? बिल्कुल मजबूत था। आपको कैसे लगा कि आप ही जीतेंगे? जब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, भारतीय जनता इतनी बड़ी पार्टी थी, तो आम आदमी कैसे जीत जाएगी? क्या एजेंडा क्या था? लोग थक चुके थे दोनों से। कांग्रेस करती क्या थी? आप देखिए बिजली में, देखिए 8-8 घंटे का कट लगा करता था, बिजली हर बार महंगी हुआ करती थी। अरविंद केजरीवाल लोगों के बिल जमा करके 14 दिन 13 दिन भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, एक डायबिटिक का मरीज, तो उसको दर्द था। लोग ये बात समझ रहे थे, लोगों को समझ में आ गया था कि कोई आदमी हमारी केयर करने वाला आ चुका है, तो चेंज चाहिए था। जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो हम ये मानते थे कि अगर दिल्ली में एक सीट भी आई तो हम जीतेंगे। अच्छा, आपका एक एजेंडा था कि दिल्ली को हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे,
तो आप मानते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार कितना खत्म हुआ तकरीबन, या खत्म हुआ, समाप्त हुआ, कम हुआ? देखिए, दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त जो शासन है वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है दिल्ली या नहीं हुआ, ये आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो एसीबी जो हमारे पास थी, एंटी करप्शन ब्यूरो, वो हमसे छीन ली गई। दिल्ली पुलिस आज हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक दूसरा स्मार्ट तरीका निकाला। स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमने डोर स्टेप डिलीवरीज करते जा रहे हैं चीज़ों की। आप यूपी से बिलोंग करते हैं जी, गढ़ मुक्ति। मैं भी यूपी में आज 2 डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी बना हुआ हूँ। अच्छा। यूपी में जब सड़क का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है ना, तो 50-50 किलोमीटर जाना पड़ता है। आज भी? अच्छा, ठीक है, क्योंकि ज़िले बहुत लंबे होते हैं, तहसीलें बहुत दूर होती हैं, तो वहाँ जाना पड़ता है। 4 बार तो उसको बोला जाता है कि फलां जाति के हो, तुम चुमार हो, जो व्हाटएवर, आज भी जाति सूचा, आज भी, ठीक है। उसके बाद भी 4 बार चक्कर लगाने के बाद वो बनता नहीं है। आखिर में वो 100, 200, 400 जो भी उसकी हैसियत है लेने वाले की, देने वाले की, वो देने के बाद बनता है। तो उसके लिए आपने कुछ हमने डोर स्टेप डिलीवरी। अच्छा। हाँ, दिल्ली सरकार का एक नंबर है ट्रांसलेट का, उसको आप मिलाइए, वो आपको आपके घर पे आके फॉर्म भरवा के लेके जाएगा। 10 दिन में आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। और ऐसे 100 से ज़्यादा प्रमाण पत्र आपको घर बैठे मिलते हैं। ये आपने जो सुविधा करी है, मतलब जनता के लिए करी है, परेशान ना हो, तो कहीं ना कहीं उन भ्रष्टाचार कम हो जाए। भ्रष्टाचार वो बाबू के पास जाएगा, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, ये भी जाएंगे, तो बाबू किसी एक का काम पहले करेगा ना, तो मेरे को जल्दी होगी, मेरे को मेरा कर दे, हो गया 200 रुपये। दिल्ली में भी कुछ ऐसा सिस्टम बना है? दिल्ली का ही तो बता रहा हूँ। दिल्ली का ही? हाँ जी। अच्छा। हाँ, तो भ्रष्टाचार इस तरह से हमने काफी रोक दिया। अच्छा, तो मतलब आप ये मानते हैं कि कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ, आने वाले समय में खत्म भी हो? हमारे हिसाब से खत्म है। आपके हिसाब से? हाँ, क्योंकि जो और सुविधाएं रह गई वो भी हम ऑनलाइन। अगर हम एमसीडी के हिसाब से जाए तो खत्म नहीं। एमसीडी तो जब हमारे पास आ जाएगा तो उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। इसी बात पे एक बात करते हैं। उपचुनाव में आपकी 4 सीटें आई जी। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि 5 सीटें हमारी आएगी, 5 सीटें हमारी आएगी, लेकिन 4 सीटें आपकी आई। इसका कारण क्या है? विकास कार्य? भारतीय जनता पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला, 5 सीटें तो दूर की बात है। और मुझे की बात, हमें 4 सीटें मिली है, और जो मार्जिन है हमारा, जो वोट परसेंटेज है, वो बहुत बड़ा है। और मैं आपको एक मजे की बात, लेकिन वो कहते हैं कि सारी सीटें पहले से आप ही की थी। क्या चीज? भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि सीटें जब हारने के बाद जो सुझाव दिया, वो तो किसी आदमी बिल्डिंग खम्मा 5 सीटें आप आदमी की थी, इसलिए वो जीते। कोई बात नहीं। आप, मैं एक बात बताता हूँ, इससे बुरी क्या होगी। हम नहीं जीते, एक सीट थी चौहान बंगला, ठीक है, कांग्रेस जीती, जुबेर। हाँ, उसमें हालत क्या है पता है? बीजेपी को कितने वोट मिले हैं पता है मुझे? 105 वोट बीजेपी को मिले हैं। अंसारी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, 105 वोट। तो कहीं ना कहीं मानते हैं इंटरव्यू पर है हम, भारतीय बोल नहीं सकते, मतलब किसी को भी खड़ा कर दो 105 वोट तो उससे ज्यादा ले आएगा। तो आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जड़ें कमजोर होती जा रही है? कमजोर नहीं, खत्म होती जा चुकी है, इन्होंने खुद खत्म की है। तो निगम में जो चुनाव है 2022 में, इसमें क्या आपको क्या अनुमान लगाते हैं आप? वैसे एक एमसीडी की जो अभी बीजेपी है, जो 2022 में चुनाव होगा, व्यक्तिगत एक अनुमान क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है? जो ईमानदारी की बात की जाए तो 200 सीटें हमारी हैं, बाकी ये सब बांटेंगे। 272 है ना बांट। अच्छा। हाँ, बाकी जैसे मर्जी बांट ले, 200+ सीटें हमारी आएंगी, बिल्कुल पक्की बात है। बहुमत आएगा? बहुमत तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि आज। अच्छा, अनुमान कैसे लगाया? जी, पटेल नगर में 4 सीटें हैं। मुझे नहीं लगता कि 4 सीट में से कोई, मतलब सोच भी सकता है कोई, बीजेपी नहीं सोच सकती। आदेश गुप्ता जी जो अध्यक्ष है हमारे यहाँ का, पार्षद है वो, तो वो खुद खड़े हो जाए बेचारे, तो वो हार जाएंगे। इन सब की वजह? इस सब की वजह क्या है? थक चुके हैं, इन्होंने काम कभी नहीं किया, सिर्फ लेंटर पे राजनीति चल रही है इनकी। लेंटर के पैसे कितने इकट्ठे हो सकते हैं पर लेंटर? हाँ, पटेल नगर में कहीं 2 लाख रुपए पर लेंटर है, कहीं 50,000 रुपए पर लेंटर है, ये रेंज है। अच्छा, आम आदमी अगर एमसीडी में बैठती है तो ये सिस्टम खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा। ये आप वादा करते हैं? हम वादा करते हैं कि ईमानदार सरकार रहेगी। ईमानदार सरकार आज जो दिल्ली सरकार चल रही है, वो भी तो ईमानदारी से चल रही है ना।
आज मैं आप पटेल नगर में घूमिए, मेरे बारे में पता करिए। मैं जो जनता से लिए तो आपका अच्छा नाम आया और ऑफिस में भी कहा कि आप लगभग आधा दिन वहीं बिताते हाँ, और संडे को भी बैठते और कल भी शायद आपका कोई कार्यक्रम है। कल रैली है। अच्छा, रैली की क्या जरूरत पड़ गई? अब तो चुनाव में आपकी सीटें आ गई, अब क्यों रैली कर रहे हैं? नहीं, वो कार्यकर्ता रैली निकाल रहे हैं कि एक साल बहुत अच्छा गुजरा, जो सब जिन लोगों का काम हो, धन्यवाद रैली टाइप। धन्यवाद रैली या निगम पार्षद की तैयारियां हो रही? वो तो होती रही है। अच्छा, चलिए सर, मैं ज़्यादा समय आपसे ले लूँगा। आप क्या मानते हैं, अब हम देश की बात करते हैं, भारतवर्ष की, जाहिर सी बात है एक आप अपनी पार्टी के लिए बोलेंगे, लेकिन फिर भी एक क्या आप हमारे मोदी साहब से, नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपकी नज़र में, हम बिना पार्टी की बात करते हैं, कि आपकी नज़र में एक अच्छे प्रधानमंत्री, अच्छा कार्यकाल करें, अच्छी जिम्मेदारी संभालें? नरेंद्र मोदी अच्छे प्रधानमंत्री, अच्छे इंसान है, लेकिन अच्छे प्रधानमंत्री नहीं साबित कर पाए अपने आप। क्यों? देखिए, जो आदमी खुद वायदा करके किसी दिन पूछा जाए वन फाइन डे और ये कह दे कि साहब वो तो चुनावी जुमला था। अच्छा, शायद आप अमरीश शाह जी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो टीम तो एक ही है। अच्छा, तो ये तो गलत है। ना कर पाना राजनीति में होता है, हम भी बातें करते हैं तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, परिस्थितियाँ, कि नहीं कर पाता आदमी। लेकिन खुद ये कह देना कि साहब चुनावी जुमला है, तो इसको जनता बर्दाश्त नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ना तो इन्होंने कोई कमिटमेंट की जिस चीज़ों की। पेट्रोल का भाव देखिए कितना बढ़ गया, इन्हीं बातों का इन्होंने कहा था कि साहब पेट्रोल, इस पे इलेक्शन जीते थे। इस बारे में कोरोना कुछ सिटी में फैल रहा है, क्या आप अपने भारतवासियों से, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं तो आपको जनता सुनती है और आपको देखती भी है और आपकी बात को फॉलो भी करती है, क्या फेस वार्ता के माध्यम से अपने भारतवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से कुछ संदेश देना चाहिए? कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी हम पूरी तरह से बाहर नहीं निकले इससे। सब लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए और फिर भी अभी परहेज रखना चाहिए, मास्क वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी चाहिए। यही है जी। अच्छा सर, 8 तारीख को शिवरात्रि है कि शिवरात्रि को आप अपने देशवासियों से, भारतवासियों से कुछ कहना चाहेंगे शिवरात्रि के उपलक्ष्य में? शिवरात्रि पे सब लोग खुशहाल रहें और जो सुख और दुख है दोनों का समान रूप से उसमें एक जैसा जो मन है अपना, उसको मानसिक लेवल को एक जैसा रखें, कभी दुख में दुखी ना हो, सुख में बहुत ज़्यादा अहंकार ना करें। यही मेरी सबसे शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। जी, ये थे राजकुमार आनंद जी। राजकुमार व्यवसाय से भी राजकुमार ही है, कोई कमी नहीं है राजनीति में, वो सिर्फ एक जन कल्याण के लिए है। लेकिन एक बात मैंने जो निर्णय निकाला, जब मैं उनसे बातें कर रहा था ना, तो मुझे नहीं लगा कि कोई पॉलिटिशियन है, बिल्कुल साधारण से, सिंपल से, और पॉलिटिक्स के बारे में वो ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे थे, वो जन सेवा और समाज की बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा आज के खास मेहमान से। एक अजय नई फेस वार्ता, क्या हमारे विचार आप